तो प्रेशर तो रहता ही है, चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे आप आंसर कर रहे हैं, प्रेशर तो वो रहता ही है। हमारे माइंड में भी जब वो आंसर कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि इनसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जाए। वो सेम प्रेशर शायद उससे थोड़ा सा हाई प्रेशर जो है आज मैं फील कर रही हूँ जब मैं फील्ड में होती हूँ और जब मैं सवाल करती हूँ और जब वो जवाब देते हैं। सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई कि खबर जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको रूमर्स में कभी भी बिलीव नहीं करना और कभी भी ये चीज़ नहीं करनी कि सबसे पहले खबर आई और हमने फटाफट से उसको बोलना है। हमेशा वेट करो ताकि आपकी खबर जो है उस पर आपको ये पता चल सके कि खबर कितनी ऑथेंटिक है। स्कूल में पढ़ाकू थी या नालायक थी? एवरेज स्टूडेंट थी। हमारी तरह नालायक नहीं थी। नहीं, नालायक तो मैं अभी भी हूँ, नो डाउट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं नालायक हूँ, बट हाँ पढ़ाई के मामले में एवरेज स्टूडेंट। आज स्ट्रीट लाइन के इस खास शुमारे में मेरे साथ जर्नलिस्ट नीतू सिंह, और इनका असल में नाम तरनदीप कौर है। इनकी डबल पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर्स हैं सोशोलॉजी में और उसके अलावा मास्टर्स की है इन्होंने हिंदी में। इन्होंने अपने जर्नलिज्म की शुरुआत जम्मू कश्मीर के एक नामी ग्रामी पत्रकार अरुण जोशी और उनकी धर्मपत्नी बीनू जोशी, जो बीबीसी के साथ एक लंबे समय तक रही हैं, उनके साथ उनका जो वेब पोर्टल है जेके न्यूज़ टुडे, वहाँ से शुरुआत की 2016 में 2018 तक, और उसके बाद थोड़ा बीच में एक गैप आया और उसके बाद दोबारा से उन्होंने 2021-22 में शुरू किया। थोड़ी देर के लिए जेके न्यूज़ टुडे में रही और उसके बाद अब वो ग्रेटर जम्मू के साथ हैं। ग्रेटर जम्मू की एक प्रसिद्ध अखबार है, एक सोच है और एक विचार है। तो आइए मिलाते हैं आपको नीतू सिंह से। नीतू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका भी। पहले मुझे ये बताइए कैसा लग रहा है कि आज सवाल पूछने वाले से सवाल पूछे जा रहे हैं? एक्चुअली में कहा जाता है ना कि जब सवाल पूछे जाते हैं तब आसान होते हैं, लेकिन जब आंसर करना होता है तब थोड़ी सी नर्वसनेस आती है। तो खैर नर्वस नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं अब आपके सवाल कितने मज़ेदार होंगे और मेरे जवाब कैसे होंगे। मुझे ये बताइए कि इसलिए मैंने पूछा क्योंकि जब आप नेताओं से सवाल पूछती हैं, पॉलिटिशियन से सवाल पूछती हैं और वो बेचारा हकला जाए या वो जवाब न दे जाए, तो आपका होता है कि यार ये मैंने इतना टफ सवाल पूछा, इसने जवाब ही नहीं दे सका। ये आज आपको समझ आ रहा है कि सवाल पूछने वाले के लिए सवाल पूछना कितना आसान है और जवाब देने वाले के लिए परेशानी कितनी है। तो प्रेशर तो रहता ही है, चाहे आप क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे आप आंसर कर रहे हैं, प्रेशर तो वो रहता ही है। हमारे माइंड में भी जब वो आंसर कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर भी वो कुछ ना कुछ चल रहा होता है कि इनसे नेक्स्ट सवाल क्या पूछा जाए। वो सेम प्रेशर शायद उससे थोड़ा सा हाई प्रेशर जो है आज मैं फील कर रही हूँ जब मैं फील्ड में होती हूँ और जब मैं सवाल करती हूँ और जब वो जवाब देते हैं। अच्छा, अब बात करें आपकी पत्रकारिता की, तो आप हादसे से पत्रकार बनी हैं या अपनी मर्जी से पत्रकार बनी हैं? नहीं, मैं मर्जी से पत्रकार नहीं बनी, मुझे बनाया गया है। बिकॉज पहले मैं बहुत डर रही थी कि मैं कैमरा कॉन्शियस हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैंने जिन्होंने सीखा है वो अपने आप में एक लाइब्रेरी है, नाम है उनका, और उन्होंने मुझे एक कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप बात करें बीनू जोशी की। जी हाँ, आप बात कर रही हैं बीबीसी में जिनकी आवाज़ हम बचपन से सुनते आए और जिनके आर्टिकल्स हम पढ़ते आए, और उनके पति अरुण जोशी, अगर उनकी बात की जाए, वो भी ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, कहाँ किस जगह नहीं हो गए। तो आप जब उस लाइब्रेरी में पहुंची तो पहला सबक अपने उस्ताद से क्या पढ़ा? सबसे पहले चीज़ जो उन्होंने मुझे बताई कि खबर जो है ऑथेंटिक होनी चाहिए। आपको रूमर्स में कभी भी बिलीव नहीं करना और कभी भी ये चीज़ नहीं करनी कि सबसे पहले खबर आई और हमने फटाफट से उसको बोलना है। हमेशा वेट करो ताकि आपकी खबर जो है उस पर आपको ये पता चल सके कि खबर कितनी ऑथेंटिक है, क्योंकि आप आवाज़ हो, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं, लेकिन अगर आप खबर गलत देते हो तो आपके नाम के साथ साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी बहुत ख़राब होता है और शायद लोग आपके ऊपर विश्वास नहीं करते। तो जब भी मेरा आज भी यही, मैं उन्हीं के सिखाए हुए पद कदमों पर चल रही हूँ कि जब भी खबर आती है हम ये नहीं करते कि फटाफट से उस खबर को बोलें, लेकिन पहले कहीं ना कहीं उसको चेक करते हैं कि शायद ये खबर ऑथेंटिक है, क्या हमें अपने दर्शकों को, अपने जो सुनने वाले हैं उनको ये खबर बतानी चाहिए। तो ये शायद बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। तो जैसे आपने प्लस पॉइंट की बात की, चलते हैं जाते हैं आपके स्कूल में पढ़ाकू थी या नालायक थी? एवरेज स्टूडेंट थी। हमारी तरह नालायक नहीं थी। नहीं, नालायक तो मैं अभी भी हूँ, नो डाउट। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं नालायक हूँ, बट हाँ पढ़ाई के मामले में एवरेज स्टूडेंट रही। एवरेज स्टूडेंट, ठीक है। तो टीचर डांटते वांटते भी ठीक ठाक थे या कुछ ऐसा डांट वांट नहीं पड़ती थी ज़्यादा? शरारती बहुत ज़्यादा थी, और अभी भी
मतलब मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तो लोग जो मुझसे कनेक्ट होते हैं उनका ये मानना है कि मैं बहुत सीरियस टाइप की हूँ, मैं पता नहीं कैसे। हाँ, वो चश्मे आप देख कर और वो आपसे जब बातचीत करो तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के इस नए शुमारे में, लोग पॉडकास्ट इसे कहते हैं लेकिन हम इसको ब्रॉडकास्ट कहते हैं, तो इस ब्रॉडकास्ट में जब मैं आपको सोच रहा था कि आपको दावत दूं तो मैं 2-3 दिन बार सोचा कि यार ये तो बड़ी गंभीर, बड़ी सीरियस किस्म की लड़की है और अगर मैंने इसको बोला तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा, तो इसलिए मैंने फिर अवॉइड किया। फिर थोड़ी सी हिम्मत करके मैंने कहा चलो एक बार पूछ ही लेते हैं, तो फिर मैंने आपसे पूछ लिया। तो ये चीज़ है, लोगों को लगता है अभी भी है। इनफैक्ट पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसा क्या है मेरे चेहरे में, लेकिन कई बार मुझे ये सुनने को आता है कि आपका चेहरा ना बड़ा वो है, हिटलर टाइप है, आप हिटलर टाइप लगते हो। लेकिन जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, आई थिंक आप उनसे ज़्यादा अच्छे से ओपिनियन ले सकते हैं कि मैं कैसी हूँ। बहुत शरारती हूँ, बहुत चुलबुली हूँ, लेकिन जब आप एक खबर की बात करते हैं तब आपको वो शरारतीपन साइड पे करना पड़ता है और आपको एक सीरियसनेस दिखानी पड़ती है अपने काम के साथ। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ा सा शरारती भी खबरों में होना चाहिए। क्या आप थोड़े शरारती हैं तो कोई ऐसी शरारत करते हैं खबरों में आप तो मतलब उससे एक खबर से सारे समीकरण तब्दील हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, वो तो है ही है। तो मुझे ये बताइएगा कि स्कूल से जब आप निकली तो जाहिर सी बात है कॉलेज आप गई, तो कॉलेज का वो टाइम होता है जिस टाइम में इंसान एक ऐसे फेज से गुजर रहा होता है कि इमोशंस भी हैं, लाइफ को चलाने की परेशानी भी है, घर वालों का प्रेशर भी है, ज़िंदगी में कुछ करना है वो भी है, और फिर वो पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, वो वाली फिलॉसफी भी है। तो आप जब कॉलेज पहुंची तो क्या ये प्रेशर आपके जहन पर भी था या आप मुख्तलिफ थी, अलग थी? प्रेशर बीइंग एज अ गर्ल, चाहे आज हम एडवांस ज़माने की बात करें, लेकिन एक लड़की पे प्रेशर ज़रूर रहता है हर वक्त। ऑनेस्टली मैं बात करती हूँ, चाहे आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, चाहे आप वर्किंग गर्ल हैं या वुमन हैं, चाहे कि आप मैरिड हैं या नॉन अनमैरिड हैं, आपके लिए हमेशा से एक प्रेशर बना रहता है। वो कहते हैं ना, आप राजमा चावल नहीं हो, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो वो शायद हर किसी फेज में हम लड़कियों को से जूझना पड़ता है, और अगर पेरेंट्स का प्रेशर ना हो हमारी लाइफ में तो मुझे लगता नहीं है हम अपनी लाइफ को अच्छा बना पाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे आज की डेट में ये फील होता है कि बहुत मैं आई एम द लकीस्ट वन जिसको पूछने वाला कोई है। मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर एक्सपायर हो चुके हैं, 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं शाम को जब लेट हो जाती हूँ किसी काम की वजह से तो मेरी मम्मा मुझे कॉल करती हैं, कहाँ पर है, क्यों है, इतनी लेट क्यों हो गई, कब तक आएगी घर। तो उस चीज़ को मैं कभी नेगेटिव सेंस में नहीं लेती कि क्या है, मेरी मम्मा मुझे क्यों पूछ रही है। मुझे अच्छा लगता है कि कोई पूछने वाला है मुझे, जिनको मेरी फिक्र है, मेरी फैमिली है। तो प्रेशर आप चाहे आप स्क्रॉलिंग बच्चा है, तो चाहे आप एक बड़े दिग्गज जगह पे बैठे हैं, आपको हर जगह फील करना पड़ता है प्रेशर। जैसे आपने कहा कि प्रेशर हर जगह फील करना पड़ता है, कभी मन करता है ऐसा कि आप घर से निकलें और आपको कोई फिक्र ना हो कि मतलब घर कितने बजे वापस जाना है और घर का टाइमिंग है, ये इतने बजे ही जाना है, इस तरह का अगर कभी मौका मिलता है इस तरीके की ज़िंदगी जीने का, वुड यू प्रेफर दैट लाइफ और नॉट? शायद 1-2 दिन के लिए, उसके बाद फिर मुझे ये लगेगा कि नहीं, घर घर ही होता है मुझे। मैंने ये सवाल किसी और एक महिला से पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब में ये कहा कि परिंदे को अगर पिंजरे की आदत पड़ जाए ना तो वो पिंजरे को ही आसमान समझ लेता है। तो क्या ये रियलिटी है? ऑब्वियसली यस, क्योंकि दुख होता है इस बात को लेकर कि लड़कियों को, मतलब सारा समाज जो है, सारे समाज की सारी चीजें जो हैं वो लड़कियों के सर पर उसका बोझ है। दुख क्यों होगा? यू शुड बी प्राउड फॉर दिस। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लड़की हैं और आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां हैं और लोग आपको कैपेबल समझते हैं कि आप उस जिम्मेवारियों को निभा पाएंगे, सारी जिम्मेदारियों को। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं 100% सही हूँ, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जो मुझे जिम्मेवारी दी गई है, चाहे वो घर की है, चाहे वो घर की है, वो मैं अच्छे तरीके से बखूबी उसको निभा लूँ। कोशिश करती हैं? कोशिश करती हूँ। अच्छा, लेकिन जो मैंने ये आपको कहा कि एक पैराडॉक्स की, आप पिंजरा है, उसमें पंछी है, जब उसको पिंजरे की आदत पड़ जाती है वो पिंजरे को आसमान समझ लेता है। इसको आप अपनी ज़िंदगी में अगर उतारने की कोशिश करेंगी तो किस तरीके से लड़कियों की ज़िंदगी में आप इसको देखती हैं, इस मिसाल को? हम भारत के रहने वाले भारतवासी हैं, तो शुरू से ही हमें इस तरह से बिल्ड किया जाता है, खासकर लड़कियों को इस तरह से बिल्ड किया जाता है कि आपने घर पे रहना है, घर संभालना है, चाहे आप पढ़ी लिखी हैं, चाहे मैं ऑर्थोडॉक्स नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। मेरे घर में भी मेरे ब्रदर की बेटी है, मेरी भाभी हैं, मैं कभी भी उनके ऊपर कभी इस तरह की बात नहीं कहती और ना ही मैं अपने लिए या किसी और के लिए एप्लीकेबल करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आई एग्री कि हमें समाज में रह के उसकी लिमिट्स को समझना पड़ता है।
अगर हम समाज से बाहर जाएंगे तो वो भी हमारे लिए डर, समाज के अंदर रहेंगे तो भी वो भी हमारे डर। लेकिन हाँ, आपके अंदर वो एक निर्भरता होनी चाहिए कि जब आप रात को सोते हैं ना, तब आप चैन की नींद सो, और आपके अंदर ये डर ना हो कि मुझे किसी को जवाब देना है या मैं कहाँ गलत हूँ। आप अपने साथ जस्टिफाई कर सकते हो। आई थिंक वो सबसे बड़ी चीज़ है मेरे हिसाब से। जैसे आपको लगता है कि वो सबसे बड़ी चीज़ है। आते हैं वापस आपकी पत्रकारिता की, और आपने कॉलेज छोड़ा, उसके बाद यूनिवर्सिटी गई, और यूनिवर्सिटी में आपने पहले मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, समाज को समझा, और उसके बाद आपने हिंदी शास्त्र को समझा, हिंदी को समझा, जो कि मेरे परे से बाहर था। तो वो क्या मतलब हिंदी और सोशियोलॉजी का कोई कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं। एक्चुअली हुआ क्या था, कहानी क्या मैं आपको बताती हूँ। मैं लॉ करना चाहती थी और वकील बनना चाहती थी। अच्छा, वो क्यों? शौक था, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मैं अपनी अंदर की भड़ास जो है वो वकालत के जरिए निकाल सकती हूँ। करना चाहती थी, बट इन एनी हाउ एक इंसिडेंट हुआ, मेरी टांग जल गई और मैं उस टाइम पे नहीं सबमिट नहीं कर सकी। फिर उस टाइम पे सिर्फ हिंदी ही सब्जेक्ट था जिसमें एडमिशन्स ओपन थी। तो मेरी मदर को मैंने आके बोला, मैंने कहा वो तो हाँ तो सारा बंद हो गया, और मैं करूँ क्या? तो मम्मा कहते देख ऐसे तो घर बैठी रहेगी, 1 साल तेरा वेस्ट जाएगा, तो हिंदी में ही कर ले। तो ठीक है, मातृभाषा है, हम कहते हैं कि हमें हिंदी नहीं बोलनी, या आजकल ज़्यादातर देखा जाए तो लोग हिंदी का इस्तेमाल भी नहीं करते। उस टाइम पे मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था। फिर मैंने कहा नहीं यार, 1 साल वेस्ट करने से बेहतर है मैं एमए हिंदी कर लेती हूँ। तो शायद वो आज उसका फल भी मिल रहा है। समाजशास्त्र पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी फिर? समाजशास्त्र पढ़ना मेरे लिए ये था कि क्या सोशल लाइफ है हमारी, उसका इम्पैक्ट क्या है, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। क्योंकि मैं सीधी सी बात बोलूँ तो मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया था। वो शायद समाजशास्त्र जो पढ़ने का ही आज मुझे फ़ायदा मिला है, और जिसकी वजह से मैं आज आपके रूबरू बैठी हुई हूँ। अच्छा, जैसे आपने कहा कि आप रूबरू बैठी हुई हैं, जर्नलिज्म में समाजशास्त्र जब आपने पढ़ा, उसके बाद समाज की जब सच्चाइयाँ आपको पता चलने लगी, तो क्या लगा कि किताब से कितना मुख्तलिफ है समाज? बहुत मुख्तलिफ है ना? बहुत ज्यादा। किताब में लगता है कि सब किताब अच्छा में लगता है कि सब अच्छा है, लेकिन जब आप जमीनी सतह पे उतरते हैं और जब आप उस चीजों को बड़ी क्लोजली देखते हैं, आज की अगर बात करें तो अब डेवलपमेंट काफी ज्यादा हो चुकी है, काफी ज्यादा रिफॉर्म्स आ चुके हैं। बहुत कुछ मैंने वहां पर भी जाकर स्टोरीज कवर की हैं। आज से 4 या 5 साल पहले की बात करूं तो वहां पर जब मैं गई थी तो मुझे लगता था कुछ भी नहीं है, लेकिन आज जब मैं वापस वहाँ पर स्टोरीज करने के लिए जाती हूँ तो मुझे लगता है नहीं, डेवलपमेंट वाकई में एक जमीनी सतह पर हुई है, डेवलपमेंट फर्क पड़ा है। तो हाँ, बुक में पढ़ना और रियलिटी, वो कहते हैं ना पिक्चर और जो रियलिटी, पिक्चर के पीछे क्या सीन होते हैं उनमें बड़ा फर्क होता है। मतलब एक जमाना था, मैं पुरानी फिल्में जब देखते थे, दूरदर्शन की फिल्म आती थी, तो उस दूरदर्शन की फिल्म में क्या होता था कि हीरो बेचारा बड़ा बेचारा होता था, और आप फिल्म को जब देख रहे होते थे आपका मन करता था हीरो को जाके पकड़ के मारूं कि भाई तू इतना बेचारा क्यों है यार, कर तू कुछ यार, इतना डर क्यों रहा है, तू ये कर दे, तू वो कर दे। लेकिन फिर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में खुद आते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि वो हीरो बेचारा नहीं था, सारी दुनिया में सब वैसे ही हैं। एट टाइम्स आप माहौल इस तरह का आपका बन जाता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हालात ऐसे होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं। तो कभी ऐसा हुआ जिंदगी में? बात अगर हर्डल्स की जाए तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी जॉब ऐसी है, चाहे वो आप बीइंग एज अ हाउसवाइफ कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट लाइफ है, चाहे एक बच्चे की लाइफ है, हर्डल्स हर किसी में है। और मेरे फादर साहब एक चीज़ कहा करते थे कि हर्डल्स को देख के अगर आप घुटने टेक के बैठ गए तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो वो शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। और वो एक चीज़ और बोलते थे, कहते थे जॉब कभी भी आपके अकॉर्डिंगली नहीं होती, आपको जॉब के अकॉर्डिंगली बनना पड़ता है। तो शायद ये चीज़ें ना वो बचपन से ही मेरे अंदर थी कि नहीं, मुझे काम करना है, और मैंने ये नहीं सोचना कि हाँ जी वहाँ पर हालात ठीक हो गए, ऐसा नहीं है, आपको हालात को ठीक करना पड़ता है। करना पड़ता है, तो एफर्ट्स खुद लगाने पड़ते हैं। पत्रकारिता में है अब तो आप एक महिला हैं, पत्रकार हैं, तो कभी ऐसा हुआ जब आपको ये महसूस हुआ कि काश मैं महिला नहीं होती? नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। अच्छा, तो जब आप इंटरव्यू करने जाती हैं, बातचीत करने जाती हैं, कभी किसी वक्त महसूस हुआ थोड़ा अनकंफर्टेबल से हुए हो आप? नहीं यार, मतलब मैं अपने आप में इतनी सशक्त हूँ, मुझे नहीं लगता मुझे आज तक कभी ऐसा, जैसे आपने कहा मेरा फेस ही वैसा है, तो मुझे कभी आज तक फेस की वजह से शायद ये प्लस पॉइंट रहा है मेरे साथ कि
कोई भी अगर मुझसे बात करता है तो एक तरह एहतराम से बात करता है मुझसे, कभी भी वैसी वाली बदतमीजी किसी ने की नहीं है मेरे साथ। और वैसे भी आप जब एक चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप अपनी बात बड़े अदब से रखते हैं तो सामने वाला भी आपको सुनता है, पूरा सुनता है, पूरा सुनता है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मन में है कि यार मैं पत्रकार हूँ, महिला पत्रकार हूँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी? मैंने कभी इस बारे में ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक चीज़ मैं कहती हूँ कि जो मुझे आज के टाइम में फील होता है कि कहीं ना आज भी लड़कियों को हंसी का पात्र समझा जाता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी फील्ड में। वो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि आप किसी इंसान के अंदर अगर कुछ गलत है तो आप उसे समझाते क्यों नहीं, रादर देन उसके ऊपर हंसना। तो उसे समझा दीजिए। अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ, देखो हर दिन हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं बहुत बड़ी दिग्गज हूँ या मैं बहुत बड़ी फन्ने खान हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ एक रियलिटी है और आपको उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि अगर सामने वाला गलत है तो मैं उस पर मजाक करने की बजाय उसे समझाऊंगी जरूर। तो ये एक्सपेक्ट मैं दूसरों से भी करती हूँ। जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट एक ही है मेरा, मैं स्काई डाइविंग नहीं कर सकी अभी तक। बाकी और कोई रिग्रेट नहीं? बाकी और कोई रिग्रेट नहीं। आई एम हैप्पीएस्ट विद माय लाइफ। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। आई एम अ ब्लेस्ड बच्चा। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जो भी दिया है उसका शुक्राना करती हूँ कि भगवान तूने जहाँ भी रखा है, जिधर भी रखा है, आई एम द हैप्पीएस्ट वन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइएगा, बहुत सारी महिलाओं से मिलता हूँ, मेरी माता जी घर में हैं, मेरी 2 बहनें हैं, उसके अलावा बहुत सारी महिलाओं से जिनसे भी मतलब मुलाकात होती है, पुरुषों से भी होती है, कोई ये ना सोचे कि पुरुषों से नहीं होती, पुरुषों से तो ज़्यादा होती है, लेकिन जितनी महिलाओं से मैं मिलता हूँ एक सवाल ज़रूर मैं पूछता हूँ। आपकी खुद की जो सोच समझ है चीज़ों को लेकर, उसके बाद जो परेशानियाँ आप झेलती हैं, उसके बाद किचन है, उसके बाद आपका अपना आप है, उसके बाद और कई सारी चीज़ें हैं, सबसे आप जूझती हैं, और उसके बाद जब आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, ये जैसे प्राइम मिनिस्टर से किसी ने पूछा था ना कि आप इतना काम करते हैं, पूछा था कि नहीं आप इतना काम करते हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से लाते हैं? तो मैं तो वो नहीं पूछ सकता, कि नहीं पूछूंगा कि इतना झेलने के बाद भी ये जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, इसका राज क्या है, ये बताइए, ताकि हम भी वो सब करना शुरू करें और हमारे चेहरे पर भी इतनी ही ब्राइट और इतनी ही खूबसूरत मुस्कुराहट हो। शायद भगवान ने, शायद अल्लाह ने हमें बनाया ही ऐसा है कि कितना भी हम करें लेकिन हमारे चेहरे पर ऐसी स्माइल रहती है। देखो जिंदगी कभी भी किसी के लिए आसान नहीं होती, उसे आसान बनाना पड़ता है। लाइफ में हमेशा आपको सोने के चम्मच से या चांदी के चम्मच से हर टाइम नहीं आपको खाना खिलाया जाएगा, या आपके लिए हर दिन संडे नहीं होगा। हर दिन एक नया चैलेंज, और उस नए चैलेंज को अगर आप एक अच्छे तरीके से, एक स्माइलिंग फेस से फेस करोगे तो मुझे लगता नहीं है वो चैलेंज आपके लिए कुछ बड़ा रहेगा। बात हो अगर किचन की, बात हो अगर आपकी वर्किंग स्पेस की, बात हो अगर आपकी बाहर कुछ भी XYZ महिलाओं के लिए, तो औरतों के लिए किसी भी चीज़ में ना, मतलब वो ये नहीं कह सकते हम लोग कि उनके लिए कुछ मुश्किल होता। मुश्किल किसी के लिए नहीं होता, बस हमें रोने की आदत को छोड़ना पड़ता है। और अगर जब रोने की आदत छोड़ देंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी आपके लिए मुश्किल या आगे आपके लिए कुछ खड़ी होंगी। किसी ने बहुत एक खूबसूरत बात कही, उन्होंने कहा कि जब तकलीफ देने वाला जो है, जब वो बहुत इंतहा हो जाती है उसकी तकलीफ की, और सहने वाले की इंतहा हो जाए और वो तकलीफ को सहना शुरू कर दे, तो कहते तकलीफ देने वाले की औकात जो है वो 2 कौड़ी की हो जाती है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये किस हद तक सच है? बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है, बिल्कुल सही। इसीलिए मुझे लगता है वो भी कहा गया कि हमारे में बहुत कहा जाता है कि माँ के पैरों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। तो जिसके पैरों के तले जन्नत है उसका कद तो ऊंचा होगा ही। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि ये वाकई ये सच कैसे आप लोग करती हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं उनको ये समझ आ जाए कि अगर आप जिंदगी में परेशान हैं, तकलीफें आई हैं, जिंदगी की नई शुरुआत करनी है, गुर बताइए क्या है नई शुरुआत करने? पॉजिटिविटी। आई थिंक पॉजिटिविटी सबसे बड़ा गुर है। और जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलते हैं ना, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी नेगेटिविटी आपको फिर हरा पाती है। ये शायद अपने अंदर होना चाहिए, और शुक्राना करो उस रब का जिसने आपको हर सिचुएशन में एक सहारा दिया। हम कहते हैं ना कि मतलब मैं शायद उनमें से हूँ जिसे रोने की आदत नहीं है। आई थिंक मेरे अंदर पेन भी हो रही होगी तो मैं शायद 4 बंदों को कभी नहीं बताऊंगी मुझे दर्द हो रही है। कभी रोए हैं खुल के बहुत ज्यादा? बाथरूम में क्योंकि सबसे बेस्ट फ्रेंड मेरा वही है, मेरा बाथरूम है। वहां जाके अपना जितना अंदर दिल का गुबार होता है वो निकाल देती हूँ शायद। और एक चीज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ,
वो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझो। हम्म, आप अगर एक रास्ता आपका खराब है ना, तो वो जरिया देगा आपको, दूसरा खुद ब रास्ता खुद जरिया देगा, दूसरा रास्ता वो बनेगा। ऐसा जरिया देगा ना, बस आपको समझना है कि आपको उस जरिए पे चलना कैसे है। अपने अंदर का आत्मविश्वास कभी खत्म ना होने दे और अपने अंदर की पॉजिटिविटी कभी खत्म ना होने दे। फिर देखिए लाइफ में चैलेंज आते हैं, उसे चैलेंज की तरह ही एक्सेप्ट करें, उसे कभी रो कर ना एक्सेप्ट करें। एक बात आप में बहुत अच्छी लगती है, जब आप प्रेस क्लब में होती हैं और कभी भी मैं आपको देखता हूँ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस बहादुरी के साथ आप स्कूटी के पीछे बैठती हैं, दैट्स रिमार्केबल इन द सेंस द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट वी आर लिविंग इन, दैट्स रिमार्केबल। तो आप खुद भी गाड़ी वाड़ी चलाती हैं कुछ कि नहीं? बिल्कुल चलाती हूँ। चलाती हूँ। अच्छा, ये गाड़ी चलाना कितना बड़ा प्लस है लड़की, खास तौर पे महिलाओं के? अब तो आज के जमाने में सभी महिलाएं चला रही हैं। मैं एक चीज आपके साथ रिवील करने वाली हूँ जो शायद मेरी फैमिली को भी नहीं पता होगी। मैं बुलेट चलाती हूँ। बुलेट चला और एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें मेरे पैर में अच्छी खासी चोट आ गई थी। मेरे घर पे जाके मैं समझ में नहीं आ रहा था मैं अपनी मम्मा को बताऊं कैसे, क्योंकि माएँ होती है ना, हमारी इंडियन माएँ होती हैं जो बच्चे को अगर लगती है तो और ज्यादा मारती हैं। तो मैंने बताया नहीं था। तो मैंने कहा ना, शायद भगवान ने हमें बिल्ड ही ऐसा किया होता है कि हमारे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है, लड़ लेती हैं हम लोग किसी भी सिचुएशन से। तो अब आप पत्रकार हैं और पत्रकारिता में ही आपने आगे बढ़ना है, या हम तरनदीप कौर, जिनका घर पर नाम नीतू सिंह है और पत्रकारिता जगत में भी इनको नीतू सिंह के नाम से जानते हैं, किसी और रूप में आपको देखेंगे, या आप कंटिन्यू करने वाली हैं? क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, लोग कहते हैं कंटिन्यू करने वाली, बिकॉज जहां मैं इस समय जॉब कर रही हूँ, सबसे अच्छी बात वहां पर ये है कि कभी भी वो हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं रखते। उन्होंने हमें बिल्कुल ओपन रखा हुआ है कि नहीं आपने कुछ, लेकिन उन्होंने एक ही चीज, वो भी हमें यही चीज बोलते हैं कि आपकी खबर ऑथेंटिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जो आप दर्शकों को बता रहे हो, जो आप दर्शकों को सुनाने जा रहे हो, उसमें आपके दर्शक कहीं भी आपको ये ना कहें कि इस चैनल ने ये खबर ऐसे ही चलाई है, ये फेक खबर है। तो वो शायद बस उसी चीज का हमें प्रेशर है, बाकी हमें और किसी चीज का प्रेशर नहीं है। तो शायद यही मैं इसको आगे फ्यूचर में भी कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ज्यादा समय तो नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत सीख लें। जाना कहाँ तक है? मतलब कुछ तो होगा आपके जहन में कि ये मेरा, ये यहाँ है, ये मेरी जगह है, यहाँ पहुंचना है। खुद से खुश। और ये पत्रकारिता इसी तरीके से चलती रहेगी। आप हो सकता है कल वेब पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक चैनल में जाना चाहेंगी? मैं अपने आप के साथ सेटिस्फाइड रहना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी काम करूँ, मैं उसके साथ खुश हूँ। अच्छा, आई थिंक वो सबसे बड़े प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि जब हम अपने आप के साथ सेटिस्फाइड होते हैं ना, तो हमें नहीं लगता फिर हमें कोई चीजें मैटर करती हैं हमारे लिए। यानी आप इसी तरीके से लगातार मेहनत करूंगी, रास्ते वो खुद तय कर देगा। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए अकेले चलना, अकेले सफर तय करना और अकेले जिंदगी में कुछ करना बहुत मुश्किल है। या दूसरे सवाल कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है और हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द होता है। मेरे पीछे औरत ही है मेरी मम्मा, वो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्योंकि जब कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं थोड़ा फील कर रही हूँ, डाउन फील कर रही हूँ, या कभी ऐसा होता है, तो वो मुझे हमेशा से एक एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए, मेरी मम्मा तो वो है। और आपके चेहरे से लगता है यू मिस योर डैड? ऑब्वियसली, या आई मिस माय डैड। यू मिस हिम अ लॉट? या आई डू, बिकॉज एक फादर फिगर बहुत अहमियत रखता है आपकी लाइफ में। ही वाज समवन यू कुड ऑलवेज रिलाई ऑन। हाँ, ऑब्वियसली एक बेटी के लिए उसका फादर क्या है, वो मैं शब्दों में अगर बयां भी करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगी। वो किसी ने कहा ना, कहते हैं कि माँ का प्यार तो पता चल जाता है क्योंकि वो गले लगा लेती है, कुछ करती है, लेकिन बाप के प्यार का पता नहीं चलता। और पता तब चलता है जब इंसान मुश्किलों में घिर जाता है और बाप आकर कंधे पे हाथ रख के कहता है बेटा कोई बात नहीं, होता रहता है जिंदगी में ऐसा। ऐसे ही थे पिताजी आपके? मैंने सुना मेरे फादर बहुत ज्यादा प्रिंसिपल वाले थे। बहुत सारे चीजें उन्होंने मुझे सिखाई हैं जो शायद उन्हीं की वजह से मैंने अपने अंदर एक इतना पॉजिटिव, एक टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेस थी और जब चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा परेशान थी, लेकिन उनके पॉजिटिव थॉट्स ने ना मेरी लाइफ का रुख ही बदल दिया। आज वो मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, बट रिग्रेट भगवान से ये भी है कि इतनी जल्दी उन्हें क्यों ले गए। पर लाइफ है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, आगे मूव ऑन करना पड़ता है। और बेटियां अक्सर कहती हैं कि ख्वाब रहता है बेटी का कि यहाँ पहुँचूंगी। तो मुझे याद है, मतलब मेरे साथ तो बहुत सारे लोग चले सफ़र में, तो एक बच्चे की कामयाबी, उसको बहुत बड़ी कामयाबी मिली, तो उसने मुझे कहा कि मैं आज कामयाब हूँ, उसकी वजह आप हैं, ये हैं, वो हैं। तो मैंने आगे से कहा कि ना,
इसकी वजह तुम्हारे पिताजी हैं। बिल्कुल। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा जो बाप सहता है ना वो कोई नहीं सहता। कोई नहीं सहता। और वो जिस तरीके से सह रहा होता है ना वो भी कमाल होता है कि शाम को घर आता है, चेहरे पे मुस्कुराहट, और आपको महसूस भी नहीं करने देता कि मैं आज क्या सुन के आया हूँ या मैं क्या झेल के आया हूँ। और यही नेचर जब हम अपने अंदर बना लेते हैं ना, शायद यही चीज़ है जो मैंने अपने फादर से सीखी है। बिकॉज एक टाइम पे मैंने उनको इतना ज़्यादा टूटा हुआ देखा है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पे स्माइल। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक फादर जो होता है वो अपनी फीलिंग कभी नहीं बयां कर पाता, और वो शाम दिन भर वो जितनी मर्जी चाहे धक्के खाए, जो मर्जी खाए, लेकिन शाम को कमाल देखिए। लेकिन शायद यही चीजें मैंने अपना वो एक्सेप्ट कर ली हैं। भाव पढ़ती हैं बेटियां, एग्जैक्टली भाव पढ़ती हैं बेटियां, अपने बाप के भाव पढ़ लेती हैं, समझ आ जाता है कि पिता के दिमाग में चल क्या रहा है ना। बिल्कुल। नीतू जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने स्ट्रेट लाइन को अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी तरनदीप कौर, नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के साथ काम करती हैं। हम आपको बधाई देते हैं और उम्मीद और तवक्का ये करते हैं कि आप अपने प्रोफेशन में बहुत तरक्की करें। लेकिन आपने बहुत खूबसूरत अल्फाज यहाँ पर बोले और आपने ये कहा कि बहुत मेहनत और बहुत हार्डवर्क जो भी आप करते हैं उसके पीछे अक्सर एक कहानी होती है, और वो कहानी आज हमने आपको सुना दी। शुक्रिया सर।